नमस्कार साथियों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विषय के संदर्भ में हम लोगों का जो प्रमुख चर्चा रहा है वह ये रहा है कि कैसे हम लोग देख रहे थे यूपीएच में तमाम सारे प्रश्नों पर चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए भी थे। उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोग का जो प्रमुख प्रश्न है, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड है, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस विषय का यूनिट सेकंड है, जो प्रमुख रूप से जो प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न क्या है, आइए चर्चा करते हैं। यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन आपकी यूपीएच का क्वेश्चन है कि भारतीय संवैधानिक विकास के चरण की व्याख्या कीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है ये चीजें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है, कैसे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि अगर हम भारतीय संवैधानिक विकास के चरण की व्याख्या करें तो आप देखते हैं कि जैसे 1757 के माध्यम से हिस्ट्री की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री, प्लासी का युद्ध हुआ। फिर आप देखते हैं 1764 के माध्यम से बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, इन युद्धों के माध्यम से आप देखने का प्रयास करते हैं कि बंगाल जैसे भूभाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया। ठीक है, इतना ही नहीं, ऐसे तमाम सारे कार्यों में अब यहाँ पे बंगाल पे एक प्रभुत्व हो गया, स्थापना हो गया। वहाँ का जो दीवानी अधिकार है, जो टैक्स कलेक्शन राइट है, वो भी कंपनी के हाथों में आ गया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अन्य भूभाग पर कैसे एक प्रभुत्व कायम किया जाए, उसके दिशा में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्य करना शुरू कर दिया। चाहे आप वेलेस्ली की सहायक संधि हो, चाहे आप देखेंगे कि द्वैध शासन जैसी व्यवस्था हो, चाहे आप डलहौजी की हड़प नीति हो, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि 1772 तक की मैं बात बता रहा हूं हिस्ट्री का, कि 1772 आते आते जो मराठा साम्राज्य, जो पेशवा जो वहां के एक तत्कालीन शासक थे, तो पेशवा जो मराठा साम्राज्य में रहते थे उनके ऊपर भी एक प्रभुत्व हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो शासन व्यवस्था है भारत की, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य इधर बंगाल पे तो प्रभुत्व हो ही चुका है, और मैसूर, है ना, ऐसे तमाम सारे प्रांतों पर एक प्रभुत्व कायम हो गया। अब मामला क्या है, अब मामला यहां पर यह निकल कर आता है कि जब भारत के भूभाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य जो ब्रिटिश सरकार है उनका एक प्रभुत्व कायम हो गया, तो अब सरकार भारत की जो एक व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक संवैधानिक विकास की अवधारणा की शुरू होती है। चूंकि अभी क्या है, शुरुआत चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक प्रभुत्व है, तो सरकार ने यह सोचा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सोचा कि ऐसा किया जाए कि
किस प्रकार हम सरकार वहां की कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित कर सके, जिसके लिए इन्होंने एक रेगुलेशन की अवधारणा का विकास हुआ है। उसी को जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रेगुलेशन की अवधारणा है ये आपका 1773 से लेकर के फिर 1784 है ना, ऐसे आप 1935 तक भारत शासन अधिनियम तक देखते हैं। पहला चरण तो खैर 1858 तक है, ठीक है। इसके बाद फिर ताज का शासन आता है 1858 के बाद। तो ये जो प्रक्रिया हम देखने का प्रयास करते हैं, यही हमारा भारतीय संवैधानिक विकास, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जो बात होती है वो यही है। अब मामला यह है कि अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान, अगर हम बात करें भारतीय संवैधानिक विकास के चरण, तो देखो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है होता है जिसमें शासन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम उपनियम होते हैं, ठीक है। संविधान के अनुसार ही सरकार का संचालन किया जाता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। संविधान के अनुसार ही सरकार का निर्माण और निर्धारण भी किया जाता है। संविधान के अंतर्गत जो राज्य की व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था यानी कि जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था का भी निर्माण है, ठीक है। शासन के प्रमुख अंग चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से ही कार्य करता है और ये व्यवस्थाएं संविधान के माध्यम से ही कार्य करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो मैंने बताया शुरुआत में कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इस एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया ये इंपॉर्टेंट, आप लिखते समय ध्यान। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का एक शासन व्यवस्था है, ठीक है, खास करके गवर्नर जनरल में जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है, उसे हम एक गवर्नर जनरल के रूप में मानने लगे और उसके परिषद में आप देखेंगे कि 4 सदस्यीय परिषद का भी, 4 सदस्यीय परिषद, एक काउंसिल का गठन हुआ कि गवर्नर जनरल, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, तो ऐसे जो वही ये जो बंगाल, बंबई, मद्रास वाला जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसियों में जो बंगाल का गवर्नर है उसे हम लोग गवर्नर जनरल के रूप में मानने लगे और इनके परिषद में लोग 4 सदस्यों की नियुक्ति भी किया गया और इसके साथ साथ इसमें निर्णय की बात किया गया, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा ही मद्रास तथा बंबई के प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और उसे जो है एक प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं ना कि अभी तक जैसे कंपनी डिसीजन ले रही थी, तो कंपनी के डिसीजन के कार्य प्रणाली के लिए अब बंगाल का गवर्नर है तो वो जो तीनों अन्य 2 प्रेसिडेंसी हैं उनका भी कार्य यही करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस एक्ट के द्वारा एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी हुआ है और इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ऐसे तमाम प्रकार के कार्य हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम के द्वारा हम ये देखते हैं कि कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया कि इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ
नियंत्रक बोर्ड, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से एक गठन किया, आयोग का गठन किया। इस आयोग के माध्यम से कंपनी के जो कार्य है ना, उसका बंटवारा हो गया। कंपनी के कार्यों का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर हो, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसके बाद आप देखते हैं कि 1813 का एक रेगुलेशन एक्ट आता है, ठीक है, यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी का एक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए जो है अनुदान दिया गया था 1813 के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1833 है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब कंपनी को, जो कंपनी का कार्य है वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो शासन व्यवस्था है उसी में सरकार का सहयोग करना मात्र यही कार्य रह गया कंपनी का, ठीक है। और इसी अधिनियम इसी चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही भारत के गवर्नर, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे हमारे संवैधानिक विकास का एक क्रम रहा है। आप इसके बाद देखेंगे 1853 का राजपत्र अधिनियम, यह भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। असल में 1853 का जो एक अधिनियम है ये इतना महत्वपूर्ण था कि पूरी तरीके से अब ब्रिटिश सरकार कभी भी कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त कर देगा। और लास्ट में आप देखते हैं कि 1857 की घटना होता है उसके बाद ये शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।